हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आशीष चौधरी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 16 है। तो दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे और भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि हिमालय पर्वत आता है, उत्तर का मैदान आता है, प्रायद्वीपीय पठार आता है, तटीय मैदान आता है, भारतीय द्वीप आता है और भारतीय मरुस्थल आते हैं। तो भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत ये 6 चीज़ें आती हैं। तो हमने पिछली क्लासों में भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हिमालय पर्वत को कवर किया है। आज हम भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत एक नई संरचना उत्तर का मैदान को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत का विशाल मैदान, इसी को कहते हैं भारत का उत्तर का मैदान। तो देखिए, भारत के उत्तर का मैदान, इसी को कहते हैं हम उत्तर का विशाल मैदान। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके ओरिजिन पे जाते हैं, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे वह बना। तो हम सबसे पहले जाएंगे उत्तर के मैदान की उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए, भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति। तो भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति के बारे में एक नहीं बल्कि अनेक भूगर्भ विशेषज्ञों ने अपने अपने प्रिंसिपल व अपनी अपनी थ्योरी दी। उन सभी थ्योरी में पाया गया कि एक व्यक्ति थे ऑस्ट्रिया के एडवर्ड सोइस। तो एडवर्ड सोइस के द्वारा दिया गया प्रिंसिपल व थ्योरी एकदम सटीक बैठती है और माना जाता है कि अनेक व्यक्तियों के द्वारा दिए गई जो थ्योरी थी, उन थ्योरी में सबसे अच्छी और सबसे अच्छा व्याख्यान जो करती है वो एडवर्ड सोइस की थ्योरी करती है। तो चलिए हम उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति को समझते हैं एडवर्ड सोइस के द्वारा। तो देखिए, एडवर्ड सोइस ने बताया यह इंडियन प्लेट है जो कि उत्तर पूरब की ओर मूवमेंट करती है। ये यूरेशियन प्लेट है जो कि पूरब की ओर मूवमेंट करती है। तो एडवर्ड सोइस ने बताया कि जब यह प्लेटें आपस में टकरा रही थी तो उसके पहले क्या हुआ कि प्रायद्वीपीय भारत में एक नहीं बल्कि अनेकों नदियां बह रही थीं जो कि अपने अवसाद को इस सागर में निक्षेप कर रही थी, डिपोजिट कर रही थी। इसी तरह यूरेशिया प्लेट से भी एक नहीं बल्कि अनेकों नदियां बह रही थीं और अपने अवसादों को यहाँ पर डिपोजिट कर रही थी, जो कि हमने हिमालय की उत्पत्ति में भी पढ़ा था। तो हिमालय की उत्पत्ति में भी हमने यही पढ़ा था कि जब ये आपस में आई और टकराई तो 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों का निर्माण हुआ। तो एडवर्ड सोइस के द्वारा क्या हुआ कि जब ये आपस में टकराई और 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों का निर्माण हुआ, इसके साथ एक भ्रंश का निर्माण हुआ। और भ्रंश के बाद प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा भी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। देखिए, ये ट्रांस हिमालय है, ये तिब्बत का पठार है, ये ट्रांस हिमालय है, ये बृहद हिमालय है, ये लघु हिमालय है, ये शिवालिक है और यह एक भ्रंश है जो कि प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच में है। प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच में है। तो फिर क्या हुआ कि जब ये नदियां आपस में बह रही थीं यहाँ पर और ये मिलने के बाद इस भ्रंश का निर्माण हुआ, फिर क्या हुआ कि इस प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल था वह उत्तर की ओर था। इसी प्रकार इन श्रेणियों का जो ढाल था वो दक्षिण की ओर था। तो जितनी भी नदियां थीं, इन सभी नदियों का जो बहाव था वो दक्षिण की ओर था, इन नदियों का भी उत्तर की ओर था। तो ये नदियां
एक नहीं बल्कि हजारों लाखों साल से बहती रही और अपने अवसादों को यहाँ पर डिपॉजिट करती रही, और यही डिपॉजिट अवसाद यहाँ पर निक्षेप होते रहे। इसके बाद क्या हुआ, ये जो भ्रंश था यह एक समतल सपाट मैदान के रूप में विकसित हुआ, मैदान के रूप में बना। यही अवसाद के रूप में जो बना, इसी को हम कहते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो अब जो स्थिति है वह कैसी है, ये ट्रांस हिमालय है, वृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है, इसके बाद एक समतल सपाट मैदान है, इसके बाद पठार है। तो ऑस्ट्रिया के एडवर्ड सोइस के द्वारा दिया गया प्रिंसिपल के अनुसार भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति इस तरह से हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं उत्तर के विशाल मैदान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। देखिए उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताएं, देखिए पहला है शिवालिक श्रेणी। देखिए हमने जब पढ़ा था हिमालय, तो शिवालिक श्रेणी कहाँ है, तो शिवालिक श्रेणी हिमालय के दक्षिणी भाग है। तो देखिए शिवालिक श्रेणी जो है वह हिमालय की दक्षिणी हिस्सा है। तो देखिए ये शिवालिक है, ये हिमालय है पूरा, ये शिवालिक है। तो हम कह सकते हैं कि शिवालिक जो है वह हिमालय का दक्षिणी हिस्सा है। तो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण, और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर के मैदान की जो स्थिति है वह शिवालिक श्रेणी या फिर हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में है, प्रायद्वीपीय भारत के बीच में है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, उत्तर के मैदान का निर्माण पश्चिम से पूर्व में बह रही सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुई है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि इस मैदान को, मतलब उत्तर के मैदान को, हम गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। भारत में उत्तर की 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं और उन 3 नदियों की एक नहीं बल्कि कई सहायक नदियां हैं। उन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इस उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ है। इसीलिए इस उत्तर के मैदान को हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो इन 3 बड़ी बड़ी नदियों और इसकी सहायक नदियों के द्वारा ही हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर के मैदान की लंबाई। देखिए उत्तर के मैदान की जो लंबाई है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। उत्तर के मैदान की जो लंबाई है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। और इसकी जो रावी और सतलुज नदी से गंगा के डेल्टाओं तक की इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर है। तो हम सीधा सीधा समझते हैं कि उत्तर के मैदान की जो लंबाई है वो लगभग 3200 किलोमीटर है और रावी सतलुज से गंगा के डेल्टाओं तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो मिनिमम 90 से 100 किलोमीटर है और मैक्सिमम 500 किलोमीटर है। तो इसको समझते हैं कैसे है। हमने बताया था कि जो भारत की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है, हिमालय की भी है, इसी तरह मैदान की भी है, कि जैसे ही हम पूरब की ओर जाते हैं इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। इसी तरह असम में इस मैदान की जो चौड़ाई है वो 90 से 100 किलोमीटर। जैसे ही हम पश्चिम की ओर आते हैं हमें मिलती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। तो राजमहल की पहाड़ियों में उत्तर के मैदान की जो चौड़ाई है वो लगभग 150 से 160 किलोमीटर है। इसके बाद हम और आते हैं तो हमें मिलता है पटना।
तो पटना में ये लगभग 200 किलोमीटर है। इसके बाद हम और आते हैं, हमें मिलता है प्रयागराज इलाहाबाद, वहाँ पर 280 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसके बाद हम और आते हैं पंजाब, तो पंजाब में उत्तर के मैदान की जो चौड़ाई है वो सर्वाधिक है। पंजाब में इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 500 किलोमीटर है, इसकी 500 किलोमीटर चौड़ाई है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर के मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी अधिक है। तो उत्तर के मैदान का क्षेत्रफल 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर के मैदान में फैले हुए जलोढ़ की गहराई 1000 मीटर से 2000 मीटर तक है। तो देखिए हमने बताया था कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो यहाँ पर एक भ्रंश का भी निर्माण हुआ। इस भ्रंश के निर्माण में यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप होते गए, डिपॉजिट होते गए। इस वजह से यहाँ की जो मोटाई है, इस जलोढ़ की जो मोटाई है वो लगभग 1000 मीटर से 2000 मीटर तक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर के मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन काल से होलोसीन काल के बीच में माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर के मैदान की जो अधिकतम ऊंचाई है, उत्तर के मैदान की जो अधिकतम ऊंचाई है, जो मैक्सिमम हाइट है, वह 291 मीटर है। देखिए वो कैसे है, तो देखिए उत्तर के मैदान की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वह है अम्बाला और सहारनपुर के मध्य पाई जाती है। जब भी हम किसी भी शहर की सागर स्तर से ऊंचाई देखते हैं तो वहाँ के रेलवे स्टेशन के नीचे लिखे हुए स्थल से देखते हैं। तो किसी भी शहर के रेलवे स्टेशन के नीचे हम देखते हैं तो वहाँ पर सी लेवल लिखा रहता है। तो सहारनपुर और अम्बाला दोनों शहरों की जो सी लेवल की जो ऊंचाई है वो 270 से 275 मीटर है, मगर अम्बाला और सहारनपुर के मध्य में इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 291 मीटर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर के मैदान की जो अधिकतम ऊंचाई है वो 291 मीटर है, जो कि सहारनपुर और अम्बाला के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, उत्तर के मैदान का यहीं से जल विभाजक होता है। अरावली पर्वत श्रेणी अवशिष्ट पर्वत के रूप में जल विभाजक का काम करता है। तो देखिए उत्तर के मैदान का जो जल विभाजक होता है वह लगभग यहीं से होता है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ उठी हुई है तो यहाँ से बहने वाली जो नदियाँ होंगी वो सभी इसके इस तरफ जाएंगी। इसलिए जाएंगे क्योंकि पानी को जाने के लिए चाहिए होता है ढाल, और इस उत्तर के मैदान में यहाँ से इस तरफ का ढाल इस तरफ है। इसलिए अम्बाला और सहारनपुर से जितनी भी नदियाँ हैं, पूरब की नदियाँ सभी पूरब की ओर मुड़ जाती हैं, जो कि गंगा की सहायक नदियाँ बनती हैं। इसी प्रकार यहाँ से पश्चिम की जितनी भी नदियाँ हैं वह नदियाँ सभी पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं, जो कि सिंधु की सहायक नदियाँ बनती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह स्थान सहारनपुर और अम्बाला का जो स्थान है यह जल विभाजक का काम करता है। और आगे चलकर पाते हैं कि इस मैदान में केवल एक ही पर्वत है जिसको हम कहते हैं अरावली पर्वत, जो कि एक अपशिष्ट पर्वत है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपशिष्ट पर्वत भी एक जल विभाजक का काम करता है। तो अरावली पर्वत भी एक जल विभाजक का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर का मैदान एक नवीन भौतिक प्रदेश है। उत्तर का मैदान एक नवीन भौतिक प्रदेश है। देखिए भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हिमालय पर्वत है, उत्तर का मैदान है प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है भारतीय द्वीप है, इसके अलावा भारतीय मरुस्थल है। इन सभी में सबसे जो नवीनतम है वह है उत्तर का मैदान है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर का मैदान एक नवीनतम भौतिक प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
उत्तर का मैदान जलोढ़ निक्षेपण से हुआ है, इसलिए यह कम ऊंचे के साथ साथ न्यूनतम उच्चावच विषमता का एक क्षेत्र है। इसको समझते हैं। उत्तर का मैदान जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। हमने बताया कि यह भ्रंश था, भ्रंश की वजह से यहाँ पर उत्तर से दक्षिण से बड़ी मात्रा में जलोढ़ आते हैं जो कि वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं उत्तर का मैदान जलोढ़ निक्षेप से हुआ है और इसलिए यह कम ऊंचे के साथ साथ न्यूनतम उच्चावच विषमता का क्षेत्र है। अगर कोई गड्ढा है, हम उस पर पत्थर डालते हैं तो वह पहले उसकी पुराई होगी, ना कि वो एकदम से खड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर कोई गड्ढा है और उस पर छोटे छोटे कण डाले जाएंगे तो वह एक समतल सपाट मैदान मिलेगा, ना कि एक पहाड़ी नुमा मिलेगा। इसलिए इस पूरे मैदान में, उत्तर के मैदान में न्यूनतम उच्चावच विषमता का क्षेत्र पाया जाता है। इस पूरे मैदान में अगर अरावली पर्वत को छोड़ दिया जाए तो पूरा मैदान एक सपाट मैदान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर का मैदान की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय के दक्षिण में बने गर्त को नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। अभी हमने यही पढ़ा कि इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट आपस में जब टकराने के बाद उसमें एक गर्त का निर्माण हुआ। जब गर्त का निर्माण हुआ तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद निक्षेप किए गए, डिपॉजिट किए गए और उसी के द्वारा ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर के मैदान का निर्माण अभी भी जारी है, मैदान पर जलोढ़ का निक्षेप होता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखते हैं हम। इसका मतलब है कि उत्तर के मैदान का निर्माण अभी भी जारी है। तो देखिए, मैदान का जो निर्माण होता है वह ऊपर एक चढ़े लेयर से हो जाता है। अगर ये ज़मीन है, यहाँ पर मृदा है, अगर इस मृदा पर एक बार और बाढ़ आ जाती है तो यहाँ पर एक लेयर और चढ़ जाएगी और हम कह सकते हैं कि इस जलोढ़ मृदा के ऊपर एक लेयर और चढ़ गई और इस मृदा के ऊपर एक नई मृदा आ गई और इसका निर्माण हो गया। तो देखिए, मृदा पर जलोढ़ का निक्षेप होता रहता है। तो देखिए, पर्वत जो हैं वो हमेशा अभी भी बढ़ रहे हैं, हिमालय जो है वो अभी भी बढ़ रहे हैं और यह हमेशा ही बढ़ते रहेंगे क्योंकि इंडियन प्लेट मूवमेंट कर रही है उत्तर पूरब की ओर। जब मूवमेंट कर रही है तो हिमालय हमेशा बढ़ेंगे। जब हिमालय बढ़ेंगे तो नदियों की जो संख्या होगी वो कमने की जगह बढ़ेगी, बल्कि पानी की जो मात्रा होगी वो भी बढ़ेगी। जब पानी और नदियों की मात्रा बढ़ेगी, इस वजह से नदियाँ अपने साथ बड़ी भारी मात्रा में अवसाद लाएंगे और इन अवसादों को मैदान में बिछा देंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि उत्तर के मैदान का निर्माण अभी भी जारी है और यह सतत निरंतर चलता ही रहेगा। तो अभी हमने उत्तर के मैदान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखी। अब हम देखते हैं उत्तर के मैदान का क्या महत्व। देखिए, पहला है, उत्तर के मैदान का पहला महत्व है, उत्तर के मैदान की भूमि उपजाऊ है, कृषि कार्य बड़ी मात्रा में किया जाता है। उत्तर के मैदान में बिछी हुई जो मृदा है वह अवसादों से बनी हुई है, उसके जो कण हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं। इस वजह से यहाँ पर खेती बहुत ही अच्छी होती है। उत्तर के मैदान में जो जलोढ़ बिछा हुआ है वहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है क्योंकि यह भूमि जो है बहुत ही उपजाऊ भूमि है। जब भूमि उपजाऊ होती है तो वहाँ पर कृषि कार्य होते हैं और कृषि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी देश हो, वह देश सबसे मजबूत माना जाता है जहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है। इसलिए हमारे देश में अगर एक भूखंड में 1 कुंटल गेहूँ उगाया जाता है तो इसी भूखंड में अमेरिका में 2 से 2.5 कुंटल अनाज या गेहूँ उगाया जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ की तकनीकी
वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर जो रिसर्च के द्वारा लोग कृषि करते हैं, वह हमारे देश या दूसरे देश की अपेक्षा बहुत सही है, इसलिए वो देश मजबूत है। तो उत्तर के मैदान की जो भूमि है वो उपजाऊ है और कृषि कार्य बड़ी मात्रा में किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, उत्तर के मैदान में जलोढ़ भूमि है, इसलिए भौम जल बहुत अच्छा है। तो देखिए, उत्तर के मैदान में जलोढ़ भूमि है, और जलोढ़ भूमि जो होती है, तो जलोढ़ भूमि का जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे कणों के द्वारा होता है। जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है वो इन कणों के द्वारा ही नीचे चला जाता है। अगर वही हम प्रायद्वीपीय पठार पर जाएं तो पठार जो है वो एक चट्टान नुमा है, चट्टान है, तो वह पानी नीचे नहीं जाता है और प्रायद्वीपीय पठार का भौमजल नहीं बढ़ाता है। मगर हम अगर उत्तर के मैदान में देखें तो यह जो जल होता है वह नीचे चला जाता है और वाटर लेवल बढ़ा देता है। जब वाटर लेवल बढ़ जाता है और पानी की क्षमता बढ़ जाती है, और जिन जिन क्षेत्रों में पानी की सुविधा अच्छी होती है वहाँ का विकास संभव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर के मैदान में जनसंख्या का दबाव बना रहता है। तो देखिए, उत्तर के मैदान में बसे हुए जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी स्टेट हैं, अगर हम यूपी लें, बिहार लें, पश्चिम बंगाल को देखें, हम दिल्ली को देखें, हरियाणा को देखें, पंजाब को देखें, ये जो जितने भी स्टेट हैं, इन स्टेटों की जो सिचुएशन है वो उत्तर के मैदान पर है। तो जितने भी उत्तर के मैदान हैं वहाँ पर जनसंख्या का जो दबाव है, जो प्रेशर है, जो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो बहुत ही अधिक है की अपेक्षा प्रायद्वीपीय पठार की अपेक्षा। प्रायद्वीपीय पठारों के प्रदेशों में जाएं तो वहाँ पर जो डेंसिटी है वो इतनी अधिक नहीं है की अपेक्षा उत्तर के मैदान की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर के मैदान में नदियों के द्वारा विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, उत्तर के मैदान में बहने वाली बहुत अधिक नदियां हैं। देखते हैं उन नदियों में हम देखते हैं कि गंगा नदी है, एक ब्रह्मपुत्र नदी है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिल जाती है बांग्लादेश में तो वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर के मैदान की नदियों के द्वारा विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का भी निर्माण होता है। तो दोस्तों, आज हमने भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत उत्तर के मैदान की उत्पत्ति के बारे में देखा, किस तरह से भूगर्भ विशेषज्ञ एडवर्ड सोइस के द्वारा उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई, इसको हमने बारीकी से पढ़ा। इसके अलावा हमने उत्तर के मैदान की महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखा जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमने उत्तर के मैदान के इम्पोर्टेंस को देखा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। धन्यवाद।